इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूं तो इसे संजय गांधी के सपनों का शहर कहा जाता है, जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र को एक नए तरीके से रिहेबिलिटाइज करने के उद्देश्य से संजय गांधी ने जो सपना देखा, आज वो लगभग नोएडा के 30 साल बनने के बाद भी जिन गरीबों की ज़मीन पर, जिन लोकल लोगों की ज़मीन पर, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनकी ज़मीन पर यह पूरा नोएडा शहर बसा है, लेकिन आज भी वो नोएडा के विकास से कोसों दूर हैं। गांव के आसपास सही तरीके से नाला काम नहीं कर रहा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, पार्क नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है। जिन लोगों के उद्देश्य से यह नोएडा बनाया गया था, जिनके विरासत के आधार पर यह नोएडा बना है, वहाँ से कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट हैं पंखुड़ी पाठक जी, और हमारे साथ अभी अनिल यादव जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में पिछले 15 साल से लगे हुए हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं, यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं उनसे इनकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्या करेंगे नोएडा के लिए। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत आप हमें ये बताइए कि यहाँ जो मूल निवासी हैं नोएडा के, जिनकी आबादी लगभग 30% से 40% हैं, आज भी उनके यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई सरकारें आई, सरकार बदलती गई, उनके चाहत बदलते गए, लेकिन आज भी वो विकास का पैमाना उस गांव में क्यों नहीं दिख रहा कि बगल में गगनचुंबी इमारतें तो दिखती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप यहाँ से कैंडिडेट हैं, आपके आने के बाद वो काम प्राथमिकता के आधार पर कैसे आप करेंगे? देखिए, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो गांव हैं, यदि इन गांवों की और इन ग्रामवासियों की बात की जाए तो इनको तो लगातार पिछली सरकारों ने ठगने का काम किया हो, चाहे उसमें बसपा रही हो, चाहे और कोई पार्टी रही हो, चाहे पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही हो, लगातार इन लोगों को ठगने का काम किया है। देख के दुखद महसूस होता है कि ये एक गांव है जहां पर अभी आप आए हैं। वैसे तो नोएडा को स्वच्छ भारत के अवार्ड मिले हुए हैं, स्वच्छ नोएडा के अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन आप जब आए होंगे तो आपने गलियों की स्थिति देखी होगी। और वहीं इसी के साथ ये एक नोएडा है और इससे बगल में लगा हुआ ये दूसरा नोएडा है, जो इन्हीं किसानों की ज़मीन पर बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब अगर हमारे लोग इस बार, क्योंकि मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी का साथ देने का और अपने बीच का विधायक चुनने का, और उसका कारण ये है कि पिछले 4 महीनों से हर गाँव का किसान, लगभग हर गांव का किसान धरने प्रदर्शन पे बैठा रहा और उसकी बड़ी बेसिक सी मांगे थी। वो अपना मुआवजा चाहता था, 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा चाहता था, अपने बाप दादा की जमीन के 5% अतिरिक्त प्लॉट चाहता था, अपनी जो आबादी है उस पर अपना मालिकाना हक चाहता था। बड़ी आम समस्याएं हैं यहाँ कहीं कोई ऐसी मांग नहीं थी कि जिसके पीछे प्रधानमंत्री जी को परेशान होना पड़े। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक, जो कि पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, उन्होंने एक नहीं सुनी। लगातार 4 महीने धरना चला, लेकिन अंत में आचार संहिता लगने से पहले वो धरना जबरन खत्म कराया गया और इन लोगों को बिल्कुल निराश होकर वापस आना पड़ा। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग इस बात को, क्योंकि ये बात आज तक आ ही नहीं पाई। आज तक मुझे बताइए, विधानसभा में कब नोएडा के जो विधायक या सांसद हैं जिनको इन्होंने चुना? देखिए, लगातार आज प्रदेश में सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, उसके बाद इनकी बात नहीं हुई। तो हमारा प्रमुख कर्तव्य ये रहेगा कि जब हम यहाँ से जाएं तो विधानसभा में मेज पर हाथ मार के कहें कि हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, जिनकी जमीन पे आपने पूरा नोएडा बसा दिया, उनके अधिकार कब देंगे आप? और देखिए, जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सवाल पूछता है ना, तो सरकार चाहे कोई हो, ठीक है, सरकार किसी की भी हो, आपको जवाब देना पड़ता है। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के काम होंगे। तो ये एक तो जो यहाँ के लोकल प्राधिकार थे, जो स्थानीय प्राधिकार थे, या जो पंचायती राज संस्थान थे, जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो पूरी तरीके से यहाँ के लोग सिर्फ एमएलए को वोट करते हैं या एमपी को वोट करते हैं, और जब एमएलए और एमपी उनके विकास की बातों को नहीं सुनता है, ऐसे में आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। इस जवाबदेही को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जवाबदेही बढ़ जाती है और उसी का कारण तो रहा कि जब यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ तो हमें 10 दिन जेल रखा गया। हमारी मजबूरी थी कि हमारे लोग जहाँ पर खड़े हैं हमें उनके साथ जाना था, और सरकार ने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी और हमें बिना एफआईआर के कई दिन जेल रखा गया। 3 दिन बाद एफआईआर आई गई। तो हमारा और यहाँ के जो किसान हैं, इनका तो उत्पीड़न हो रहा है। और आज जितने भी, ऐसा नहीं कि हम अब यहाँ यादव समाज में बैठे हैं, आप किसी समाज में चले जाइए, सबका प्रमुख उद्देश्य ये है कि यहाँ से भाजपा को हटाना है, और इस शहर में सिर्फ कांग्रेस है जो भाजपा को हटा सकती है। तो आप किसी गाँव में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को लाने का काम कर रहे हैं, पंखुड़ी पाठक जी को जितवाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपके बीच का विधायक हो जो आपके अधिकार की लड़ाई को सदन में लड़ने का काम करे।
एक बुनियादी सवाल है, चूंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, मैक्सिमम लोग, तो क्या सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया कि जो लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट, भू माफिया एक्ट लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी ज़मीन को किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक इस तरह का डिसीजन है जो काफ़ी पहले केरला के एक मामले में एक आदमी के पक्ष में दिया गया था। उसके आधार पर अगर सरकार 700 लोगों को यहाँ भू माफिया या गैंगस्टर एक्ट जैसी आरोप उन पर लगा दिया जाता है, तो क्या आपके विधायक बनने के बाद आप इसको कंडेम करने के लिए, इस कानून को खत्म करने के लिए सरकार के पास तो जाएंगे ही, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर आप क्या रुख करेंगे? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी हो रखी है। आपने देखिए अभी क्या टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट ने, नोएडा प्राधिकरण। असल में यहाँ पर मूल समस्याओं की जड़ तो नोएडा प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसकी आंख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है। उसके बाद क्या कार्रवाई करी भाजपा सरकार ने उन अधिकारियों पे? आपने सुपरटेक वाला मामला देखा होगा, जहाँ पर 2 टावर गिराने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड टाइम दिया था। आप बताइए गिर गए क्या टावर? रोज नया एक्सक्यूज के साथ आ जाते हैं। तो हमारी जो प्रमुखता है वो यही है कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले। ये जो मुकदमेबाजी होती है, ये इसका कारण ही यही है कि जब आपके बीच में कोई व्यक्ति आपकी बात कहने के लिए नहीं होता तभी मुकदमा लगाया जाता है। यदि अगर आप बताइए आपके बीच का विधायक होगा और आप पे कोई पुलिस वाला जबरदस्ती कोई मुकदमा लगा रहा होगा तो विधायक वहां थाने में बैठ जाएगा, तो किसकी हैसियत रहेगी फर्जी मुकदमा लगाने की? तो निश्चित तौर पर आज ये क्षेत्र नेतृत्व चाहता है, और नेतृत्व वो चाहता है जो इनके बीच का हो, जिसपे इनका अधिकार हो, जिसको साथ लेके ये आगे चल सके, आगे बढ़ सके, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो जिस तरीके से नोएडा में 40% लोग यहाँ के लोकल हैं, जो बुनियादी सुविधा उन्हीं के आधार पे ये नोएडा बना है, और जो डूब क्षेत्र में लोग हैं, लगभग 1.5 लाख लोग हैं डूब क्षेत्र में, उन्हें भी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ के लोगों को भी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बुनियादी सुविधा सिर्फ सेक्टर में रहने वाले लोगों के लिए ही है? क्या यहाँ के और लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए नहीं है, या डूब क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है? आपके आने के बाद आप कैसे इसे प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले लागू करेंगे? देखिए, हम लोगों ने, अभी हम ग्रामीणों की बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा पत्र नोएडा के लिए जारी किया है उसमें हमारी जो प्रमुख 4-5 मांगे हैं, उनमें से यहाँ के किसानों की समस्याएं हैं, जहाँ पर 64% मुआवजा, 5% प्लॉट और आबादी की समस्याएं हैं। दूसरे नंबर पर डूब क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिनको अनाधिकृत कॉलोनियां बताकर उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप रेवेन्यू लेते हो रजिस्ट्री करते टाइम, तब कहां चले जाते हो? यदि रजिस्ट्री नहीं होगी तो आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी फंसेगा नहीं, लेकिन तब तो क्योंकि आपके अधिकारियों की मिलीभगत रहती है, आप रजिस्ट्री कर देते हो और फिर बाद में उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं देते। उसी मामले में मुझ पे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मैंने यहाँ पर उनकी लड़ाई लड़ी है, और डूब क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव ने उनके लिए बिजली लाने का जो है वादा किया है, और उसको लाने का काम करेंगे। तीसरी लड़ाई हमारी फ्लैट बायर्स की है। जिस व्यक्ति ने पैसे दे के बिल्डर को पूरा फ्लैट खरीद लिया है, वो व्यक्ति रह रहा है वहां पर, और उसके बाद प्राधिकरण कहती है कि बिल्डर ने मेरा पैसा नहीं दिया इसलिए आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो आप बताइए, यहाँ पर कमजोर की मार हो रही है ना, यहाँ पर उसकी तो कोई कसूर नहीं। आपको हमारी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि आप बायर को नहीं परेशान करते, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और ये ना सुनने का कारण यही है कि इन लोगों को घमंड हो गया कि हम जैसे चाहे कर लें, हम जीत जाएंगे। तो इस बार यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। शिक्षा को लेकर भी हमारी ये इस बार प्रतिज्ञा पत्र में हमने डाला है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये लगातार फीस बढ़ाते रहते हैं, इनका भी एक तरीके से ऑडिट होना चाहिए, और इनको ये इस बात पे कि भाई इनके बगल वाले और राज्यों में वही सेम स्कूल उसी ब्रांच का आधी फीस में काम कर रहा है, तो वो कैसे है? तो हम उस शिक्षा नीति को लाने का काम करेंगे जहां पर इन स्कूलों की फीस पर रोक लगाई जाएगी। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। अभी भी नोएडा के लोगों में ये राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिस स्कूल में राइट टू एजुकेशन नहीं लगाया जा रहा है। तो कैसे आप यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे? हर फैक्ट्री में और हर स्कूल में लगभग 10% यहाँ के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान था, जो अथॉरिटी के जियो में लिखा हुआ है। तो आपके नेतृत्व में इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये बातें सुनने में बड़ी लग रही हैं,
ये बातें सुनने में बड़ी लग रही हैं, लेकिन यदि किसी की नीयत हो तो ये बहुत छोटी चीज़ है। यदि कायदे से हमारे बच्चों को 10% कोटा मिलना है प्राइवेट स्कूल में, और आपके बीच का एमएलए होगा और वो जाके पहुंचेगा, क्यों वजीदपुर के बच्चों को क्यों एमिटी स्कूल में दाखिला नहीं दोगे? और वहां पर जहां, जबकि हम सक्षम हैं, हम फीस देने में सक्षम है, कि हम वहां पर जब कहेंगे कि वजीदपुर के गाँव के बच्चों को क्यों दाखिला नहीं दे रहा, तो जवाब नहीं होगा। असल में परेशानी ये हुई है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों को चुनते आए हैं जिन्हें यहाँ के मूल निवासियों से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ के किसानों से मतलब नहीं है, यहाँ के डूब क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नामों के ऊपर जीतते हैं, वो मोदी योगी जी के नाम पे जीतते हैं। लेकिन पिछली बार कोरोना के टाइम पे लोगों ने देख लिया कि जब समस्या आती है तो मोदी योगी जी नहीं आते हैं, आपके बीच के लोग आते हैं। तो इसी तरीके से हम इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम के साथ अंकुश यादव के साथ, नोएडा।